नमस्कार। आज की हमारी चर्चा किसी रिसर्च पेपर या किसी आर्टिकल या किताब पर नहीं है। आज हमारे सामने एक बहुत ही निजी और दिल को छू लेने वाला दस्तावेज है, एक खत। ये खत अशोक कुमार गुप्ता जी और सरिता जी ने लिखा है, और ये उन्होंने लिखा है अपनी शादी की पहली सालगिरह पर, नहीं, अपने बेटे और बहू छवि की पहली सालगिरह पर। और ये सिर्फ एक हैप्पी एनिवर्सरी वाला कार्ड नहीं है, ये तो एक तरह से एक ब्लूप्रिंट है, एक गाइड है कि आज की दुनिया में खुशहाल परिवार की नींव कैसे रखी जाती है। तो आज का हमारा मिशन है इस खत को डीकंस्ट्रक्ट करना और उन सीक्रेट्स को निकालना जो एक रिश्ते को ना सिर्फ सफल बल्कि खुशहाल भी बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस हिस्से से जहां से हर कहानी शुरू होती है, रिश्ते की शुरुआत। खत में माता पिता इस बात की बहुत तारीफ करते हैं कि उनके बेटे ने परिवार को इस रिश्ते में कैसे शामिल किया। ये कोई वो मॉम डैड मीट माय गर्लफ्रेंड वाला सरप्राइज अनाउंसमेंट नहीं था। उन्होंने लिखा है कि बेटे ने पहले छवि को एक बहाने से अपनी मम्मी से मिलवाया, बहुत कैजुअल सेटिंग में, ताकि दोनों एक दूसरे को बिना किसी प्रेशर के जान सकें। कोई फॉर्मल लड़की देखने वाला माहौल नहीं। और जब लड़के की फैमिली को छवि पसंद आ गई, उसके बाद की प्रोसेस तो और भी मैच्योर है। छवि ने अपने माता पिता को मनाया, उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया और फिर उन्हें लड़के के परिवार से मिलने भेजा। तब जाकर दोनों परिवारों की सहमति से ये शादी हुई। आज के दौर से अगर तुलना करें तो ये अप्रोच बहुत अलग है, जहां अक्सर बच्चे आते हैं और एक फैसला सुना देते हैं कि हमें इसी से शादी करनी है। यहां टकराव की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। बिल्कुल। यहाँ जो चीज़ फैसिनेटिंग है वो सिर्फ तरीका नहीं है, बल्कि उसके पीछे की सोच है। इसे अगर हम मॉडर्न मैनेजमेंट की भाषा में कहें तो ये बेहतरीन स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का उदाहरण है। अच्छा। यहाँ परिवार को ऑब्स्टिकल की तरह नहीं देखा गया जिसे पार करना है, बल्कि एक पार्टनर की तरह देखा गया जिसे सफ़र में शामिल करना है। बेटे ने अपनी माँ को ऑब्जर्व करने का मौका दिया और छवि ने अपने परिवार को प्रिपेयर किया। ये दिखाता है कि दोनों के लिए इंडिविजुअल चॉइस जितनी ज़रूरी थी उतनी ही फैमिली हार्मनी भी थी। ये एक बहुत दिलचस्प एंगल है, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये तरीका थोड़ा ओल्ड फैशन नहीं है? आज के दौर में जहां इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और अपनी पसंद को सबसे ऊपर रखा जाता है, क्या ये एक तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं है? ये सवाल बहुत वैलिड है और हाँ, देखने में ये कॉम्प्रोमाइज लग सकता है, लेकिन मैं इसे स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट कहूंगी। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट? हाँ, ये यॉन्ग-टर्म विजन की निशानी है। देखिए, शादी सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होती, खासकर भारतीय कॉन्टेक्स्ट में। सही बात है। ये दो परिवारों का मिलना है। तो इस अप्रोच से उन्होंने ये इंश्योर किया कि शादी के पहले दिन से ही उन्हें आशीर्वाद और सपोर्ट का एक मजबूत फाउंडेशन मिले, ना कि नाराजगी या ग्रजेस का। उन्होंने अपनी ऑटोनॉमी का इस्तेमाल विद्रोह करने के लिए नहीं, बल्कि सबको साथ जोड़ने के लिए किया। और यही मैच्योरिटी है। ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये टकराव को टालना नहीं है, बल्कि समझदारी से उसे होने ही न देना है। राइट। सो इट्स अबाउट प्लेइंग द लॉन्ग गेम। तो एक मजबूत नींव तो रख दी गई, लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। शादी के बाद वो तालमेल कैसे बना? खत में इस बारे में जो लिखा है उसे माता पिता स्वर्ग का दृश्य कहते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और इसके पीछे की वजहें बहुत ही दिलचस्प हैं। वो लिखते हैं कि दोनों एक दूसरे की पसंद को अपनी पसंद बना लेते हैं। जहां एक को घूमना अच्छा लगता है, दूसरे को भी वही आनंद आता है। छवि अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती हैं तो उन्हें पूरा सपोर्ट मिलता है, और वो भी अपने पति के हर काम में पूरी तरह सपोर्टिव रहती हैं। और ये सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, अब दोनों ने साथ मिलकर योग और एक्सरसाइज को भी अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लिया है। यहां तक कि स्पिरिचुअलिटी पर भी दोनों के विचार एक जैसे हैं। ये ऐसा है जैसे दो नदियां मिलकर एक हो गई हों। यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। इसे सेल्फ एक्सपेंशन मॉडल कहते हैं। सेल्फ एक्सपेंशन मॉडल? जी। ये थ्योरी कहती है कि सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स वो होते हैं जहां पार्टनर्स एक दूसरे की नॉलेज, पर्सपेक्टिव और आइडेंटिटी को अपनाकर खुद को एक्सपैंड करते हैं। ये सिर्फ कॉमन इंटरेस्ट होना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। जैसे जब उन्होंने साथ में योग शुरू किया तो वो सिर्फ एक हॉबी शेयर नहीं कर रहे थे, वो एक दूसरे को एक बेहतर, एक स्वस्थ इंसान बनने में मदद कर रहे थे। वो एक दूसरे के ग्रोथ का हिस्सा बन रहे हैं। और यही चीज़ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को फ्रेश और एक्साइटिंग बनाए रखती है, वरना रिश्ते कुछ सालों में स्टेल हो जाते हैं। ये तो बहुत फैसिनेटिंग है, सेल्फ एक्सपेंशन। और शायद
शायद इसी वजह से खत में एक बहुत जरूरी बात लिखी है कि इस आपसी समझ की वजह से किसी का भी ईगो हर्ट नहीं होता। ये ईगो आज के रिलेशनशिप्स में एक बहुत बड़ा विलन है। हाँ, बहुत बड़ा। छोटी छोटी बातों पर मैंने सही कहा था या तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ वाली लड़ाइयां तो बहुत आम है। तो इस कपल ने इसे कैसे अवॉइड किया? ये सेल्फ एक्सपेंशन का ही नेचुरल आउटकम है। जब आप एक दूसरे की जीत में अपनी जीत देखते हैं, जब आपका मैं एक बड़े हम में घुल जाता है, तो ईगो के लिए जगह ही नहीं बचती, है ना? सही बात है। सोचिए, अगर छवि अपने करियर में कुछ अचीव करती हैं, तो सेल्फ एक्सपेंशन मॉडल के हिसाब से उनके पति को भी ये महसूस होगा कि हम आगे बढ़े हैं। वहां जेलसी या कंपटीशन की भावना आ ही नहीं सकती। आजकल की प्रॉब्लम ये है कि कई कपल्स साथ रहते हुए भी पैरेलल लाइफ्स जीते हैं। उनकी प्रोफेशनल लाइफ अलग, सोशल लाइफ अलग, हॉबीज अलग। ऐसे में ईगो क्लैशेस की गुंजाइश बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ क्योंकि वो एक शेयर्ड आइडेंटिटी बना रहे हैं, मैं की लड़ाई खत्म हो जाती है। बॉम, दैट मेक्स सो मच सेंस। और ये हम की भावना सिर्फ पति पत्नी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे परिवार तक फैली हुई है। खत का अगला हिस्सा जो छवि का अपने ससुराल वालों के साथ रिश्ते के बारे में है, वो शायद सबसे ज्यादा दिल को छू लेने वाला है। माता पिता लिखते हैं कि जब छवि घर आती हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनकी अपनी बेटी लौट आई हो। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे छवि का अपनी सासू माँ से किसी चीज के लिए जिद करना, खाने पीने की फरमाइश करना या फिर काम में हाथ बटाना। ये सब कुछ वैसा ही है जैसा एक बेटी अपने घर में करती है, बिना किसी फॉर्मेलिटी के। और सबसे खूबसूरत बात, उनकी सासू माँ को भी उनका यही अंदाज पसंद है। हाँ, ये अपनेपन का सबूत तो है, पर मैं इसे एक और नजरिए से देखती हूँ। ये एक तरह का इमोशनल सिक्योरिटी देना है। इमोशनल सिक्योरिटी? जी। जब सास ससुर बहू को बेटी की तरह जिद करने की आज़ादी देते हैं, तो वो उसे एक नॉन वर्बल मैसेज दे रहे होते हैं कि तुम यहाँ गलतियाँ कर सकती हो, तुम इम्परफेक्ट हो सकती हो, और हम फिर भी तुम्हें अपना मानेंगे। अच्छा। तुम्हारा एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं है, ये अनकंडीशनल है। यही सिक्योरिटी है जो एक फॉर्मल सास बहू के रिश्ते को एक जेन्युइन माँ बेटी के बॉन्ड में बदलती है। ज्यादातर घरों में बहू पर परफेक्ट होने का प्रेशर होता है, जिससे वो हमेशा गार्डेड रहती है। यहाँ उस गार्ड को नीचे करने का इनविटेशन दिया जा रहा है। ये इमोशनल सिक्योरिटी वाली बात बहुत पावरफुल है। लेकिन यहाँ एक और सवाल मन में आता है। ये सब सुनने में बहुत बहुत आदर्श लगता है, लेकिन सोचिए अगर छवि का नेचर ज्यादा प्राइवेट या फॉर्मल होता, अगर उन्हें इस तरह का बेटी वाला अंदाज पसंद ना आता, क्या तब ये अप्रोच बैकफायर कर सकता था? हर इंसान का अपना एक कंफर्ट जोन होता है। बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। यहाँ की फैक्टर बेटी की तरह जिद करना नहीं है। की फैक्टर है इमोशनल इंटेलिजेंस और अडेप्टेबिलिटी। अगर छवि ज्यादा रिजर्व्ड होती तो एक समझदार परिवार उन पर यह स्टाइल थोपता नहीं। वो इमोशनल सिक्योरिटी किसी और तरीके से देते, शायद उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करके, उन्हें अपना स्पेस देकर, और उन्हें ये महसूस कराकर कि तुम जैसी हो वैसी एक्सेप्टेड हो। अच्छा। तो असल सबक ये नहीं है कि हर बहू को बेटी की तरह बिहेव करना चाहिए, बल्कि ये है कि हर परिवार को बहू के नेचर को समझकर उसे अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना चाहिए। The method can change, but the principle of acceptance remains the same. Understood. तो कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग इज की, और इसी अपनेपन और प्यार का नतीजा है कि रिश्ते एक्सपेक्टेशन से नहीं बल्कि डेडिकेशन से चलते हैं। खत में एक बहुत ही प्यारा किस्सा है जो इसी बात को साबित करता है। खत में जिक्र है कि शादी से पहले ये कहा गया था कि छवि को खाना बनाना नहीं आता। एक आम सी बात है, लेकिन हुआ ये कि जब उनकी सासू माँ किसी काम से अपने पीहर गईं, तो छवि ने एक जिम्मेदार बहू की तरह पूरे घर का, पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। उन्होंने वो भूमिका निभाई जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इस पर माता पिता की जो भावना खत में व्यक्त की गई है वो बहुत सुंदर है। वो लिखते हैं, ऐसी समझदारी और समर्पण देखकर दिल गर्व से भर जाता है। ये घटना सिर्फ खाना बनाने के बारे में नहीं है, ये दो चीजों पर रोशनी डालती है। पहला, हमें किसी की कैपेबिलिटीज को पहले से जज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। लोगों में अडैप्ट करने और ग्रो करने की अमेजिंग क्षमता होती है, बशर्ते उन्हें सही माहौल मिले। और दूसरा, और ज्यादा जरूरी है, अप्रिसिएशन का रोल।
ध्यान दीजिए, परिवार ने ये नहीं कहा कि ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, इसमें क्या बड़ी बात है। हाँ, जो कि बहुत से घरों में होता है। बिल्कुल, उन्होंने उस एफर्ट के पीछे के समर्पण और प्यार को देखा, उसे एक्नॉलेज किया और उस पर गर्व महसूस किया। तो मतलब the act itself is less important than the appreciation of the act. एग्जैक्टली यही अप्रिसिएशन रिश्तों के लिए फ्यूल का काम करता है। जब आपके एफर्ट्स को देखा और सराहा जाता है तो आप और ज्यादा करने के लिए मोटिवेट होते हैं। सही बात है। अगर उसी काम को फॉर ग्रांटेड ले लिया जाए तो धीरे धीरे इंसान इमोशनली विड्रॉ करने लगता है। यहाँ उस एक वाह हमें तुम पर गर्व है वाली लाइन ने शायद छवि के सेल्फ कॉन्फिडेंस और बिलोंगिंग की भावना को और मजबूत कर दिया होगा। इट्स अबाउट सीइंग द पर्सन बिहाइंड द रोल। उन्होंने बहू को नहीं, छवि को अप्रिशिएट किया। तो इस खत से हमने एक खुशहाल शादीशुदा जीवन और एक मजबूत पारिवारिक रिश्ते के कई पहलू देखे। रिश्ते की स्ट्रैटेजिक शुरुआत, शादी के बाद सेल्फ एक्सपेंशन के जरिए साथ में ग्रो करना, इमोशनल सिक्योरिटी वाला माहौल बनाना और एफर्ट को फॉर ग्रांटेड ना लेकर उसे अप्रिशिएट करना। बिल्कुल, और ये खत सिर्फ एक शुभकामना संदेश नहीं है, ये अपने आप में अप्रिसिएशन का एक दस्तावेज है। इसमें जिस तरह से हर छोटी बड़ी अच्छी बात को याद करके उसे शब्द देकर सराहा गया है, वही शायद इस रिश्ते की मजबूती का असली राज है। हम अक्सर अच्छी बातों को महसूस तो करते हैं, पर उन्हें कहने में, उन्हें आर्टिकुलेट करने में कंजूसी कर जाते हैं। इस खत ने वो कंजूसी नहीं की, और अंत में माता पिता का ये कहना कि हम तुम दोनों को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, इस पूरे भाव को सारांशित कर देता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? What's the final takeaway for someone listening to this? यहाँ एक विचार मन में आता है जिस पर सोचा जा सकता है। आज के इस डिजिटल दौर में जहाँ हमारी भावनाएं इमोजीज और थैंक्स, लॉल, लव यू जैसे शॉर्ट फॉर्म्स में सिमट कर रह गई हैं, इस तरह विस्तार से रुक कर सोचकर अपनी सराहना और प्यार जताना रिश्तों को कितना गहरा और मजबूत बनाता होगा। शायद हम सब इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात तो करते हैं, पर अफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी प्यार और सराहना जताने वाले कम्युनिकेशन को भूलते जा रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या सकारात्मक बातों को इस तरह खुलकर स्वीकार करने और बताने से वे रिश्ते की नींव में सीमेंट की तरह काम नहीं करती? शायद अगली बार किसी अपने की तारीफ करनी हो तो एक इमोजी भेजने की जगह 2-4 लाइनें लिखने की कोशिश की जाए। शायद उस छोटे से एफर्ट का इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो।